अब अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विच इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो बेसिक्स आप लोगों ने देख लिए, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर विच इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, इस पे बात करते हैं। हल्का सा मैंने आपको पहले बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं मेनली, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। अपन ने डिस्कस भी किया था, अपन ने पढ़ा भी था। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जैसे एक छोटा सा मैं एक आपको लॉजिक समझाता हूं। देखो, ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप इधर देख रहे हो तो ये टॉप लेवल हो गया। ठीक है, ये टॉप लेवल अब आ जाएगा यहां पर। फिर ये मिडिल लेवल, लोअर, सॉरी, ये मिडिल लेवल पे आ जाएगा और इसके बाद नीचे जो आ जाएंगे वो लोअर लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है, तो जब ये हायरार्की पूरी बनती है, ठीक है, तो ये हायरार्की हमारी एक तरह से क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कॉन्सेप्ट है हमारा, उसके ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, लॉजिक समझ में आया? तो इसी के अंदर अपन वापस फर्दर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वापस डेवलप कर सकते हैं, है ना। इसी के अंदर वापस हम फर्दर और फर्दर लोअर स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्लियर होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि उसको क्या जॉब निभाना है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसकी क्या अथॉरिटीज है। हर लेवल वाले व्यक्ति को मालूम होना चाहिए, चाहे वो टॉप लेवल पे बैठा हो कॉर्पोरेट लेवल पे, चाहे वो मिडिल लेवल पे बैठा हो जो कि बिजनेस लेवल होता है, चाहे वो नीचे ऑपरेशनल लेवल या लोअर लेवल पे काम कर रहा हो। ठीक है ना, फाइन। तो टॉप हो, मिडिल हो, लोअर हो। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में अपन ने देखा था, फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, मैनेजमेंट के नेचर में कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। हर लेवल वाले को अपनी जॉब पोजीशन पता होनी चाहिए, और वो जॉब पोजीशन तब पता होगी जब उसके लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा बना हुआ होगा। तो अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियर है, तो बहुत इजी हो जाता है किसी भी मैनेजर के लिए ऑर्गेनाइजेशन को चलाने चलाने में। ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन अगर आप देखोगे सबसे पहले, तो इट सेज व्हाट, ध्यान से देखना, इट्स अ नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब क्या होता है भाई? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ समथिंग, है ना भाई। कुछ ना कुछ जाल है जो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा कनेक्टेड है ना। तो इट्स अ नेटवर्क किसका? जॉब पोजीशन, कि किसको क्या काम करना है उस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन पे, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, और किसकी क्या अथॉरिटी है अलग अलग लेवल्स पे, सबको क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, कि मेरी जॉब पोजीशन क्या है, मेरी अथॉरिटी क्या है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ऐसा कोई नेटवर्क, ऐसा कोई फ्रेमवर्क, ऐसा कोई स्ट्रक्चर, ऐसा कोई ढांचा जो आपको क्लियरली बता देता है, क्या बता देता है कि आपकी जॉब पोजीशन, आपकी अथॉरिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक डेफिनेशन और दे रखी है, अगर आप लोग देखना चाहें तो वो डेफिनेशन भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? एक फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? फ्रेमवर्क इज दी स्ट्रक्चर, ढांचा, जिसके अंदर सारे मैनेजरियल और ऑपरेशनल टास्क क्या हो रहे हैं, परफॉर्म हो रहे हैं। मतलब उसी ढांचे के अंदर ही सब लोग काम करेंगे, उसी स्ट्रक्चर के अंदर ही सारे लोग काम करेंगे, चाहे वो मैनेजर्स हो टॉप लेवल के, चाहे वो मैनेजर्स हो लोअर लेवल के, जिसको हम ऑपरेशनल मैनेजर बोलते हैं। सभी लोग उसी स्ट्रक्चर के रहते हुए, अंदर रहते हुए ही काम करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर कोई नहीं जाएगा, जिसको अथॉरिटी दे रखी है उससे ज्यादा वो पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो इन शॉर्ट ये स्ट्रक्चर क्या बताता है? ये रिलेशनशिप क्लियर करता है किसके बीच में? लोगों के बीच में, कि मेरा बॉस कौन है और मेरा जूनियर कौन है। काम के बीच में, कि मुझे किसको काम सौंपना है, किससे काम मुझे लेना है, ठीक है। और रिसोर्सेज के बीच में, कि सबसे ज्यादा रिसोर्सेज किसको देने, फिर कम किसको देने, और फिर कम किसको देने। तो बहुत क्लियरली रिलेशनशिप स्पेसिफाई करता है किसके बीच में? पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज के बीच में। ठीक है ना, इसी के अंदर अपन आगे डिस्कस करें अगर, कि जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इससे हमारा क्या बन रहा है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो यहां ये बोल रहा है द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन का मतलब ये जो मैंने बनाया ना आप लोगों के लिए यहां पर, कि ये एक, तीन टुकड़े किए, फिर एक के अंदर वापस दो और इसके अंदर वापस दो, दिस इज नोन एज स्पैन। स्पैन का मतलब अगर आपको देखना है तो यहां पर बहुत क्लियरली स्पेसिफाई कर रखा है कि स्पैन का मतलब क्या होता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब हाउ मेनी एम्प्लॉयज और सबऑर्डिनेट्स कैन बी इफेक्टिवली
हाउ मेनी एम्प्लॉइज और सबॉर्डिनेट्स कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय वन मैनेजर, मतलब एक मैनेजर कितने अच्छे से अपने अंडर के एम्प्लॉइज को मैनेज कर सकता है, कितने एम्प्लॉइज को मैनेज कर सकता है, मतलब कितने, एक को कर सकता है, दो को आराम से कर सकता है, तीन को कर सकता है, चार को कर सकता है, पांच को कर सकता है, वो हर ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेजर ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, ठीक है। तो स्पैन का मतलब ये होता है कि हाउ मेनी सबॉर्डिनेट्स कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय वन सुपीरियर। कहीं पे स्पैन नैरो होता है, कहीं पे स्पैन वाइड होता है। मतलब अगर मैंने ये वाला बना रखा है आप लोगों के लिए, अगर आपको ये वाला दिख रहा है, अगर मैं इसको इधर बनाऊं, देखो मैंने बॉस ने एक एक हो सकता है ये वाला, दो मैंने यहां पर और क्रिएट कर रहा हूं मैं, दो, तीन, चार और पांच, मतलब मैक्सिमम कवरेज मैं किसके अंदर कर रहा हूं, इसी के अंदर कर रहा हूं। फिर इसके अंदर एक दो दे दिए, बस बस ये खत्म हो गया मेरा स्पैन। और इसमें अगर आप देख रहे हो तो स्पैन तीन, दो, दो, ये कौन सा स्पैन हुआ, ये स्पैन हुआ एक तरह से कौन सा, नैरो स्पैन। नैरो स्पैन मतलब एक सुपीरियर सिर्फ तीन को ही ले रहा है, तीन से ज्यादा नहीं ले रहा है, फिर एक वापस दो को ले रहा है, दो से ज्यादा नहीं ले रहा है, फिर एक वापस दो को ले रहा है, तो ये नैरो स्पैन हुआ। और नैरो स्पैन की वजह से हमेशा स्ट्रक्चर कैसा होगा, लंबा। ये लंबा दिख रहा है ना आपको, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज नैरो स्पैन, ठीक है, ये हमेशा लंबा बनेगा। जबकि जहां पर वाइड स्पैन है, वाइड स्पैन का मतलब क्या हो गया कि एक सुपीरियर ने पांच पांच एम्प्लॉइज को क्या कर रखा है, कवर। मान लो इसके अंदर भी अपन तीन एम्प्लॉय डाल दे या चार एम्प्लॉय डाल दे, ठीक है, तो सेकंड वाले बंदे ने भी चार एम्प्लॉय को कवर कर लिया, तो मतलब यहां स्पैन वाइड है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, फ्लैट। स्ट्रक्चर फ्लैट होगा हमेशा। जब वाइड स्पैन होगा तो स्ट्रक्चर थोड़ा चौड़ा बनेगा, ऐसे लंबाई में कम खिंचाएगा, ओके। ये देखो इधर लेंथ ज्यादा है, इधर विड्थ ज्यादा है, ठीक है, फाइन। इधर लेंथ ज्यादा है आपकी, टॉल स्ट्रक्चर बना, इधर आपका ब्रेड्थ ज्यादा है, आपका विड्थ ज्यादा है, या फ्लैट स्ट्रक्चर बना। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट गिव शेप टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो नैरो स्पैन है, नैरो समझ गए। स्पैन का मतलब क्या हुआ, स्पैन का मतलब है कितने एम्प्लॉइज एक सुपीरियर के अंडर आराम से मैनेज हो सकते हैं, तो वो उतने एम्प्लॉइज अपने अंडर रखेगा। भाई मैं 10 लोगों को मैनेज कर सकता हूं, तो मेरा जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वो मेरा बड़ा है, ठीक है, वो मेरा वाइड है, क्योंकि मैं 10 एम्प्लॉइज को अपने अंडर आराम से मैनेज कर सकता हूं। बनस्पत एक मैनेजर ये हो सकता है, बोलता भाई मैं दो से ज्यादा लोगों को, दो से ज्यादा एम्प्लॉय को अपने नीचे मैनेज नहीं कर सकता, तो उसका स्पैन छोटा है, नैरो है। तो जब छोटा स्पैन होगा तो स्ट्रक्चर लंबा खींचता जाएगा, क्योंकि फिर जो बचे हुए एम्प्लॉइज हैं उसको वापस मैं दो को कवर करूंगा, फिर वो दो वापस चार को कवर करेंगे, वो चार वापस चार को कवर करेंगे, ठीक है, तो वो लंबा खींचेगा, टॉल स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि उसको नैरो स्पैन बोलते हैं। वाइड स्पैन का मतलब क्या हो गया, वाइड स्पैन का मतलब क्या हो गया कि मैं 10 एम्प्लॉइज को कवर कर पा रहा हूं, तो जो एक आध बच भी गया तो उसके लिए मैं एक एम्प्लॉय को बोल दूंगा कि तू चार का और कवर कर लेना, बहुत ज्यादा लंबा अपन स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, तो वो वाइड स्पैन हो गया। और वहां स्ट्रक्चर हमेशा फ्लैट बनेगा, टॉल नहीं बनेगा। फाइन, क्लियर, ठीक है। मैंने आपको कल दो स्ट्रक्चर बताए थे, कौन से, फंक्शनल और डिविजनल। मैं उसके बारे में भी एक बार आपको फटाफट से बता देता हूं, उसके बाद मैं आगे लेके जाता हूं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। देखो एक डायग्राम मैंने आपके लिए बना रखा है, फंक्शनल का भी है इधर और इधर डिविजनल का भी है, ध्यान से देखना। कैडबरी एक कंपनी है, कल यही एग्जाम्पल हमने फर्स्ट लेक्चर में भी लिया था, और इधर भी कैडबरी लिया। इधर क्या हुआ, फंक्शनल स्ट्रक्चर में आपने प्रोडक्शन हेड, सेल्स हेड, मार्केटिंग हेड और फाइनेंस हेड बना दिया, और सब रेस्पेक्टिव वालों को आपने काम दे दिया। प्रोडक्शन को प्रोसेसिंग से रिलेटेड काम दे दिया, सेल्स वाले को सेल्स से रिलेटेड सारे काम, मार्केटिंग का मैंने एग्जांपल लिया, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन करना, व्यक्तिगत रूप से सेलिंग करना, सब मार्केटिंग वाले का काम है। फाइनेंस वाले का काम पैसे लाना, पैसे लगाना कहाँ, वो फाइनेंस वाले का काम। आपने प्रोडक्ट्स को बाइफिकेट नहीं किया, आपने बोला भले डेयरी मिल्क हो कि बोर्नविटा हो कि ओरियो हो, तुमको हम चार लोगों को जिम्मेदारी दे रहे। तो ये देखो ये स्ट्रक्चर कौन सा हुआ, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है थोड़ा सा क्या है, वाइड है, ठीक है, लंबा नहीं खींचा, खत्म हो गया, बस इतने में ही खत्म हो गया, ओके। इसके अंडर में जो एम्प्लॉइज है वो रेस्पेक्टिव उसको मैनेज कर लेंगे, फाइन। जबकि इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखो तो कैडबरी के बाद हमने हेड क्या बनाया, डेयरी मिल्क का एक मैनेजर बनाया, बोनवीटा का एक मैनेजर बनाया और ओरियो का एक मैनेजर बनाया। फिर डेयरी मिल्क के मैनेजर के अंदर हमने फर्दर वापस क्या बनाया, एक प्रोडक्शन हेड, एक सेल्स डिपार्टमेंट, एक मार्केटिंग और एक फाइनेंस, और इसके अंदर वापस फिर आएंगे यही वाले जो एडवर्टीजमेंट, ये सेल्स प्रमोशन और ये वाली चीजें सारी की सारी वापस यहाँ आ जाएंगी, है ना। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि ये स्ट्रक्चर लंबा खिंच गया थोड़ा सा, और ये नैरो स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसको ये लंबा खिंच गया, टॉल हो गया, नैरो स्पैन हो गया। वाइड स्पैन, नैरो स्पैन समझ में आ रहा है ना, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्लियर हो गया, है ना।
तो वापस मैं आ रहा हूं आपको ऊपर वाले इस टॉपिक को वापस कवर करूंगा मैं बाद में। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है हमारा ये टॉपिक इसमें यहाँ शुरू हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का बहुत सिंपल सा मीनिंग मैंने आपको समझाया। क्या कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? नेटवर्क बोल लो, जॉब पोजीशंस का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, अथॉरिटीज का एट वेरियस लेवल। या यूं बोल लो कि एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है जिसके अंदर सारे मैनेजरियल और ऑपरेशनल टास्क परफॉर्म होंगे। ठीक है, फाइन, इतना सा याद कर लो। फिर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको कि स्पैन का मतलब होता है कितने एम्प्लॉयज अच्छे से मैनेज कर पाएगा एक सुपीरियर, उतना स्पैन वो रखेगा अपने यहां पर। नैरो स्पैन अगर हुआ तो स्ट्रक्चर टॉल बनेगा, और अगर वाइड स्पैन हुआ तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? फ्लैट बनेगा। क्लियर? फंडा समझ में आ गया? ओके, क्लियर करें, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, जो इसके अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं अब आगे, जो अपने को अगला पढ़ना है वो क्या है? वो है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया ना, चाहे वो यहां स्ट्रक्चर हो, ये वाला स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, चाहे इस स्ट्रक्चर की बात करें जो नैरो स्पैन था, ठीक है, दो वाइड स्पैन था। तो अगर आप स्ट्रक्चर की बात करो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या हुई? देखो, अगर ये फ्रेमवर्क अगर बना तो उससे फायदा क्या हुआ? फायदा नंबर एक ये हुआ कि सबको पता चल गया कि किसको क्या करना है। सबको क्लियरली ये मालूम चल गया कि ये ऑर्गेनाइजेशन की स्टाइल ऑफ वर्किंग है, ये ऑर्गेनाइजेशन का तरीका है काम करने का। ऑर्गेनाइजेशन के यहां इतने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन में कौन किसको कंट्रोल कर रहा है वो इस चार्ट से क्लियर हो गया। बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना? देखो, यहां मैं अगर एग्जांपल डालूं कि ये भाई साहब ए है, यहां ए बैठता है, ओके, ए व्यक्ति यहां बी बैठता है, ठीक है, और ये यहां पर सी बैठता है, और ये यहां डी बैठता है, ओके। अब इससे ये बहुत क्लियर है कि ए बी को मैनेज कर रहा है, बी सी को मैनेज कर रहा है, सी डी को कंट्रोल कर रहा है, तो कंट्रोलिंग भी क्लियर है, ठीक है। मतलब कम्युनिकेशन में कोई टेंशन ही नहीं होगी, सबको पता है कि मेरे को किससे क्या बात करनी है, ठीक है। ऑपरेशंस बहुत स्मूथली चलेंगे, काम बहुत स्मूथली चलेगा, ठीक है। कंफ्यूजन का स्टेट होगा नहीं, है ना? ये सारे फायदे होंगे किसके? ये स्ट्रक्चर अगर बना के रखोगे। एक होता है आपने बोल दिया सबको जाओ करो जो करना है, अब कौन क्या करेगा किसी को कुछ मालूम नहीं है। अपन ने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया, वही चीज इसमें आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे आ रहा हूं। पहला पॉइंट क्या लिखा है? पहला फायदा, स्ट्रक्चर से सारे काम प्रॉपरली क्या हो जाएंगे? ऑर्गेनाइज। सो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेस प्रॉपरली ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस एंड इंश्योर्स बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत इजी हो जाएगा बातचीत करना, किसको क्या कम्युनिकेशन करना, उसमें रुकावट आएगी नहीं, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बहुत स्मूथ हो जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, अगेन किसकी क्या जिम्मेदारी है वो पता चल जाएगी। तो अ क्लियर स्ट्रक्चर मेक्स इट इजी टू चेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच पार्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के हर एक हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है कि कौन किसके लिए जिम्मेदार है। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग स्टाइल कैसी है, काम करने का तरीका कैसा है, क्या वो डिपार्टमेंट फंक्शन के आधार पर बांटती है, क्या वो डिपार्टमेंट बिजनेस के आधार पर बांटती है, ये स्ट्रक्चर से क्लियर हो जाएगा। सो अ क्लियर आइडिया अबाउट द वर्किंग स्टाइल ऑफ द एंटरप्राइज कैन बी नोन। अगला, इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से कोरिलेशन और कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा ना। भाई मुझे अगर ये मालूम है कि ए के बाद बी, बी के बाद मान लो ये बी वन एक और ले लो, ठीक है, ये बी वन हो गया एक पर्टिकुलर पर्सन, और ये बी टू हो गया एक पर्सन, और तीनों बी है, ठीक है, बी वन बी टू कर देते हैं इसको। ये बी वन हो गया, ये बी टू हो गया, और ये बी हो गया, ओके। अब तीनों के तीनों को मालूम है कि इस तीनों को ए से कमांड लेनी है, तो तीनों कोऑर्डिनेट करके रिपोर्ट करेंगे किसको? ए। बिल्कुल हो सकता है। तो इससे कोरिलेशन और कोऑर्डिनेशन किसके बीच में? सारे रिसोर्सेज के बीच में, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, फिजिकल रिसोर्स हो या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, बहुत ईजी हो जाता है। और लास्ट में इससे ये क्लियर हो जाता है कि कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। दिख रहा है, जैसे यहां इस डायग्राम में दिख रहा है कि दो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। एक यहां इसने टॉप क्रिएट कर रखा है, एक ये मिडिल क्रिएट कर रखा है, बहुत ज्यादा लोअर पे नहीं जा रहा है ना। तो इससे ये क्लियर हो जाता है। प्लस इससे स्पैन ऑफ कंट्रोल भी इजी हो जाता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कौन किसको कंट्रोल कर रहा है, इसकी चेन क्लियर है कि ए बी को कंट्रोल कर रहा है, बी सी को कंट्रोल कर रहा है, सी डी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है।
वो चेन बहुत क्लियर हो जाती है। क्लियर? ठीक है। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत इजी सा टॉपिक है, आराम से याद भी कर सकते हो। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की क्या पूछ रहा है? इंपॉर्टेंस। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है? पहला, दिमाग में सिर्फ ये सेट करो, आपके घर में भी तो स्ट्रक्चर बना हुआ है। सबसे ऊपर पे दादाजी है, फिर पापा है और फिर आप हो, तो 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। आपको कुछ काम करना है तो आपको पापा से पूछना पड़ेगा, भले आप नहीं पूछते, पर हम ये टेक्निकली मान के चलते हैं कि जैसे बहुत अच्छा घर है, ठीक है, बहुत प्यारा सा, आप बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से रहते हो, तो ये मान लेते हैं कि आप पापा के ऑर्डर फॉलो करते हो और पापा दादा के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हायरार्की 3 की क्लियर हो गई घर में भी। अच्छा, दादा के बाद चाचा भी हो सकते हैं, आपके बड़े पापा भी, तो दादा सबसे ऊपर आ गए। ठीक है, फिर आपके पापा, चाचा, बड़े पापा, ताऊ जी, जो भी हो गए, 3 ये हो गए। फिर आपके पापा के अंडर आप आ गए। ठीक है, आपके पापा के अंडर आप भी आ गए, आपकी सिस्टर या ब्रदर भी आ गया। ठीक है, और ये हायरार्की चलती रहेगी। तो इस हायरार्की को दिमाग में रखते हुए भी आप इसकी इंपॉर्टेंस देख सकते हो कि इससे फायदा क्या हुआ। इससे फायदा ये हुआ कि स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, कि किसको किससे बात करनी है क्लियरली पता है, और बिजनेस के ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं वो सबको मालूम, प्लस किसकी क्या जिम्मेदारी है इससे क्लियर है। काम करने का तरीका घर में कैसा होगा वो क्लियर है, कि कोई बड़ा डिसीजन है तो सबसे पहले आप रेकमेंड करो ऊपर, फिर वो ऊपर के बॉस से पूछेंगे, फिर ही फाइनल डिसीजन होगा। ठीक है, फिर इससे आपस में कोरिलेशन, आपके और आपके सिस्टर में कोरिलेशन, कोऑर्डिनेशन, दादा सॉरी चाचा पापा और ताऊ जी में कोरिलेशनशिप प्रॉपर बैठेगा, और इससे पता चल जाएगा कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट है और कौन किसको कंट्रोल कर रहा है। तो मैं कीवर्ड्स पर अंडरलाइन कर रहा हूं, जो आपको कीवर्ड याद रखने हैं। ठीक है, पहला कीवर्ड, इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से क्या होता है, सारे ऑपरेशंस प्रॉपरली क्या हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज। ठीक है, और कम्युनिकेशन का फ्लो बहुत स्मूथ, बहुत अच्छे से हो जाता है। पहला, ठीक है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन स्मूथ। दूसरा, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक कर सकते हो किसकी क्या है। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग स्टाइल का आपको पता चल जाता है। चौथा, आपस में कोऑर्डिनेशन करना बहुत इजी है रिसोर्सेज में। ठीक है, और लास्ट में कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, एक वो क्लियर हो जाता है, और एक आपका कौन किसको कंट्रोल कर रहा है, स्पैन वो क्लियर हो जाता है कि कौन किसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी में बैठा है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल आता है हमारे पास, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के कितने हमारे पास क्या है, टाइप्स। पहला टाइप अगर हम डिस्कस करें, विच इज फंक्शनल स्ट्रक्चर, और दूसरा याद है ना कौन सा है, डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं आपको फिर से एक डायग्राम बता देता हूं, आपके दिमाग में क्लियर कर लेना इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था, सीधे हमने जॉब्स को कैसे बांटा, फंक्शंस के आधार पे बांटा। ठीक है, ये वाला जनरली प्रेफरेबल कब होगा, जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ बिजनेस आपके ज्यादा नहीं है, तो फिर आप इस तरह से बांट दो। लेकिन जहां पर नंबर ऑफ बिजनेसेस ज्यादा हैं, तो प्रेफरेंस फिर किसको देना, इस स्ट्रक्चर को, जिसमें आपने प्रोडक्ट वाइज मैनेजर एक बार अलॉट कर दिए, कि भाई डेयरी मिल्क का एक मैनेजर अलग कर दिया, उसको बोला तू सिर्फ डेयरी मिल्क की जिम्मेदारी देख, उससे रिलेटेड चाहे प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, सब तुझे देखना है। एक डेयरी मिल्क मैनेजर को जिम्मेदारी दे दी मैंने। बोनवीटा वाले को अलग बना दिया और ओरियो वाले को अलग बना दिया। इसी को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो, तो जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस है, सो मिस्टर मुकेश अंबानी इज दी हेड। ओके, अब मुकेश अंबानी जी ने क्या किया, उन्होंने अलग अलग उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एक उनका टेलीकॉम है जियो, उसका मैनेजर अलग बना दिया। उनका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं कोई, उसका मैनेजर अलग बना दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ चीज रिलेटेड है, उसका उन्होंने अलग बना दिया। स्टील से रिलेटेड कुछ उनका काम होगा, तो उन्होंने अलग मैनेजर बना दिया, और वहां उस मैनेजर को जिम्मेदारी दे दी कि जैसे रिलायंस जियो हो गया, तो इससे रिलेटेड चिप्स को प्रोड्यूस करना, सिम प्रोड्यूस करना, उसकी सेल्स करना, मार्केटिंग करना, उसका पैसा वो किसको दे दिया, वो रिलायंस के मैनेजर को जिम्मेदारी दे दी, तू ये काम कर। तो ये डेयरी मिल्क की जगह रिलायंस मैनेजर ले लो, और वो रिलायंस मैनेजर रिपोर्ट किसको करेगा, मुकेश जी को। और फिर ये नीचे इसके अंदर ये आ गए। जबकि अगर एक सिंगल प्रोडक्ट वाली कंपनी होती, 2 प्रोडक्ट वाली, तो वो ऐसे भी कर सकती थी कि इस केस में मुकेश जी क्या करते, मुकेश अंबानी जी क्या करते, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोल देते, चाहे सिम हो चाहे पेट्रोल हो, प्रोडक्शन का काम तुमको करना। सेल चाहे सिम की हो चाहे पेट्रोलियम की, वो तुमको करनी। उनके 2 ही बिजनेस है मान लो ऐसे। मार्केटिंग तुमको करनी है, फाइनेंस तुमको करना है। अब वो कितने भी प्रोडक्ट हो, आपकी इसमें प्रोडक्शन हेड को जिम्मेदारी दे दी प्रोडक्शन की, सेल्स को सेल्स वाले की, मार्केटिंग को मार्केटिंग वाले की, फाइनेंस को फाइनेंस वाले की।
अब दोनों के अपने अपने फायदे भी हैं और दोनों के अपने अपने नुकसान भी हैं। अब वो फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे कि क्या फायदे और क्या नुकसान दोनों के रहेंगे यहाँ। क्लियर? ठीक है, ओके। अब देखो, मैं एक एक करके दोनों ले रहा हूं। पहले आ रहा है कौन सा स्ट्रक्चर? फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या लिखा है फंक्शनल स्ट्रक्चर में कि जब भी आप एक्टिविटीज को ग्रुप करते हो, किसके आधार पे? फंक्शंस के आधार पे। ठीक है, तो जब भी आप एक्टिविटीज को ग्रुप करते हो, किसके आधार पे? फंक्शंस के आधार पे, उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। एग्जाम्पल दिखा गया, देखो, ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी जॉब है उनको आपने किस हेड में डाल दिया? प्रोडक्शन हेड में। सेल्स से रिलेटेड सेल्स डिपार्टमेंट में, परचेज से रिलेटेड परचेज डिपार्टमेंट, सो ऑन, फाइनेंस, एचआर, खूब सारे डिपार्टमेंट होते हैं। विद इन द डिपार्टमेंट ऑल्सो ग्रुपिंग आप कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केटिंग के अंदर आपने क्या डाल दिया? एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, ये सब मार्केटिंग के अंदर आ गए, तो उसके अंदर भी आप बाइफरकेट कर सकते हो। आप चाहो तो यही स्ट्रक्चर टेरिटरी वाइज भी बना सकते हो। आपने सुना होगा ऐसा होता है, राजस्थान का मैनेजर अलग है, एमपी को स्टेट को कोई और देख रहा है, यूपी स्टेट कोई और देख रहा है, यूपी मैनेजर अलग है। तो आप इसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर चाहो तो टेरिटरी वाइज भी ग्रुपिंग कर सकते हो। टेरिटरी वाइज कैसे होती है? जैसे देखो, जो हमने नीचे स्ट्रक्चर बनाया था उसी को मैं वापस यहां ले रहा हूं। ठीक है, आपने एक बार प्रोडक्शन अलग कर दिया। ठीक है, अब प्रोडक्शन के अंदर आपने क्या किया पता है? प्रोडक्शन के अंदर दो जोन बना लिए, साउथ जोन और नॉर्थ जोन। ठीक है, कि नॉर्थ से रिलेटेड मैनेजर यहां अलॉट कर दिया, प्रोडक्शन का काम वो देखेगा, और साउथ से रिलेटेड मैनेज, साउथ से रिलेटेड काम जो भी है, साउथ कंट्री, सॉरी साउथ वाला रीजन जो है हमारे देश में, ठीक है, जो नीचे डाउन द लाइन चेन्नई वाला रीजन है, तमिलनाडु वाला रीजन है, केरला वाला रीजन है, उसका मैनेजर अलग कर दिया, भाई प्रोडक्शन तू दे। तो एक प्रोडक्शन हेड मेन हो गया कंट्री का, और उसने दो जूनियर मैनेजर अपॉइंट कर दिए। ये टेरिटरी वाइज भी हो सकता है, पर होगा किसके अंदर? फंक्शन के अंदर ही। सेल्स का भी आप दो टुकड़े कर सकते हो, ऐसे ही मार्केटिंग के भी आप दो टुकड़े कर सकते हो, पर करना इसी के हेड में है। पहला बाइफिकेशन हमेशा किसका होगा? पहला बाइफिकेशन हमेशा फंक्शनल हेड्स का होगा। ठीक है, उसके बाद एक बाइफिकेशन आप बनाना चाहो बनाओ, छोटा बिजनेस है तो नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, ये टेरिटरी वाइज ग्रुपिंग नहीं भी करोगे तो चले। फाइन, क्लियर? आगे बढ़ू? ओके, अगला। अब इसके फायदे क्या हुए? किसके? फंक्शनल स्ट्रक्चर के। फंक्शनल स्ट्रक्चर का डायग्राम मैं फिर आपको बताऊं, क्योंकि आपको सेट करना ही पड़ेगा दिमाग में, तब जाके आप लोग क्या कर पाओगे? ये सारे बेनिफिट्स याद कर पाओगे, इसके जो अपन बेनिफिट्स देख रहे हैं। अब मेरी एक बात सुनो आप लोग, आप अपने आप को प्रिज्यूम करो कि आप इनमें से किसी एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। ठीक है, लेट सपोज मैं आपको मान लेता हूं कि आप एडवर्टीजमेंट बनाते हो, आप एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड प्रमोशन का काम करते हो उस कंपनी में। ठीक है, या आप अगर फ्यूचर में चार्टर्ड अकाउंटेंट बने या फाइनेंस एमबीए बने, तो आप फाइनेंस का वहां काम संभाल रहे हो। मुझे एक चीज बताओ, अब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट या मैं एमबीए फाइनेंस, मैं फाइनेंस से रिलेटेड काम करूंगा। ज्यादातर कंपनियां मुझे अकाउंटिंग काम के लिए रखेगी, ऐसा तो नहीं रखेगी ना कि आप यहां पर आके और एंटरटेन करो सबको, नहीं। मुझे ज्यादातर केसेस में फाइनेंस का काम ही मिलेगा और मैं उसी में स्पेशलाइज हूं। तो जब मैं एक ही चीज कर रहा हूं और बार बार वही चीज करूंगा, अब मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही रहूंगा और फाइनेंस से रिलेटेड ही काम मुझे मिलने वाले हैं इसके अंदर, है ना? तो मैं स्पेशलाइज्ड हो जाऊंगा ना उस पर्टिकुलर काम करने में। और स्पेशलाइजेशन का फायदा यहां मुझे मिलेगा, क्योंकि मेरा बॉस भी कौन होगा? फाइनेंस की नॉलेज वाला, और मैं भी कौन हूं? फाइनेंस की नॉलेज वाला। मार्केटिंग हेड भी कौन होगा? जिसको मार्केटिंग की अच्छी खासी जानकारी हो, और मार्केटिंग के अंदर एम्प्लॉयज भी कौन होंगे? जो मार्केटिंग से रिलेटेड लोग होंगे। ठीक है, दूसरे लोग आएंगे नहीं। तो यहां ये फायदा आपको मिलेगा क्या? कि आप उस ऑक्यूपेशन में क्या हो जाओगे? स्पेशलाइज्ड। क्योंकि वहां पर आप उसी काम को करोगे बार बार, अनेक बार, लगातार, तो आप क्या हो जाओगे? आप उस पर्टिकुलर फंक्शन में, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में शानदार हो जाओगे। ठीक है, तो क्या लिखा है पहला फायदा? ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। मतलब चूंकि फंक्शनल कंटेंट, देखो क्या लिखता है, since in functional structure emphasis is placed on specific function। चूंकि सारा emphasis मुख्य function के ऊपर है, so this promotes the efficiency in utilization of manpower as by performing similar jobs। जब आप सेम सेम काम करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, एंड दे बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर टास्क। आप वही काम करते जाओगे बार 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 बार, तो ऑटोमेटिकली आप स्पेशलाइज्ड हो जाओगे। कंटेंट ओरिजिनल है, आप थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हो।
ठीक है, इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते थे कि सिंस इन द फंक्शनल स्ट्रक्चर a particular या person always works in that particular function only, ठीक है, या वही सिमिलर जॉब वो परफॉर्म करता है, thereby he becomes specialized in that area and hence his performance gets improved, ठीक है। दूसरा दूसरा फायदा इस फंक्शनल स्ट्रक्चर का क्या है? इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट। विद इन द डिपार्टमेंट मतलब देखो, मैं फाइनेंस में काम कर रहा हूं, तो फाइनेंस वाले लोगों के साथ मेरा कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बहुत अच्छे से बैठ जाएगा, क्योंकि जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं वो भी फाइनेंस की नॉलेज वाले, और मैं जो काम कर रहा हूं मैं भी फाइनेंस की नॉलेज वाला हूं। तो जब दो सिमिलर नॉलेज वाले लोग एक साथ काम करते हैं तो उनके बीच में जेलिंग अच्छी होती है, बनिस्बत किससे कि मैं फाइनेंस मैनेजर हूं और मेरे साथ दे दिया उन्होंने एक मार्केटिंग का बंदा, तो वो बातू नहीं है, वो काम कम करता है बातें ज्यादा करता है, क्योंकि उसको बात करके ही अट्रैक्ट करना पड़ता है क्लाइंट को, और मुझे बात करना कम पसंद है, मुझे दिमाग लगाना ज्यादा पसंद है। तो ये दोनों कॉन्ट्रोडिक्ट हो जाते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं, डिपार्टमेंट के अंदर क्या हो रहा है कि सारे लोग विद इन द डिपार्टमेंट तो एक ही फील्ड के, मार्केटिंग में मार्केटिंग वाले होंगे और कोई आएगा ही नहीं, सेल्स में सेल्स वाले होंगे कोई आएगा नहीं, तो उनमें आराम से कोऑर्डिनेशन हो जाता है और बॉस को भी कंट्रोल करना उनको ईजी रहता है। ठीक है भाई, ये देखो, ये फाइनेंस मैनेजर है, इसको इसके अंदर में जितने भी एम्प्लॉइज होंगे उसको कंट्रोल करना इजी रहेगा, क्योंकि वो सब भी फाइनेंस की नॉलेज वाले हैं, तो उनकी बात ये सुन पाएगा और ये उनको बता भी पाएगा ये चाहिए हमको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो दूसरा फायदा क्या लिखा है, वह सेम रीजन सेम है, देखो कंटेंट सेम है, ड्यू टू सिमिलर एक्टिविटीज ग्रुप्ड इन वन डिपार्टमेंट इजीली सुपरविजन हो पाता है और बेटर कंट्रोल हो पाता है। इन दोनों पॉइंट से ही वापस निकल के आया, इससे क्या बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है मैनेजर की काम की, increases the managerial efficiency, operational efficiency, minimize the cost and leads to increase in the profit। efficiency बढ़ेगी तो cost कम होगी, cost कम होगी तो profit बढ़ेगा। ठीक, चौथा चौथा फायदा है यहां डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होता। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट का मतलब ये है, फाइनेंस मैनेजर को बोल दिया भाई फाइनेंस से रिलेटेड चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, फाइनेंस से रिलेटेड जिम्मेदारी तुम्हारी, तो कंफ्यूजन का स्टेट ही नहीं है कोई, कि फाइनेंस वाला कहते नहीं यार आपने मेरे को मार्केटिंग का भी बोला था, या फाइनेंस वाला मार्केटिंग का काम करते और बोले नहीं मेरे को तो पता ही नहीं था, ऐसा होना ही नहीं है। तो जब क्लैरिटी है कि फाइनेंस वाले को सिर्फ फाइनेंस का काम करना है, तो डुप्लीकेशन होने का खतरा ही नहीं है, कि एक ही बंदा दो दो काम कर दे वो डर ही नहीं है। ठीक है, सो इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। इससे फायदा क्या होगा, जब डुप्लीकेशन नहीं हो रहा, जब डुप्लीकेशन ही नहीं हो रहा है तो इससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल और वही कॉस्ट लोअरिंग का फायदा है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब आप एफिशिएंसी बढ़ती है, बल्क में प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है, बल्क में काम कर सकते हो और ऑटोमेटिकली कॉस्ट जो है आपकी कम हो जाएगी। अगला, इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग, मतलब मान लो कोई नया एम्प्लॉय भी आया, उसको किस डिपार्टमेंट में डाला, मान लो उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया, मान लो उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल दिया, तो उसको सिर्फ उसी एरिया में ध्यान देना है। ठीक है, उसको कुछ नया करना ही नहीं, और उसके बॉसेस आराम से उसको उस पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज दे देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग भी करवाना, अगर मान लो किसी एम्प्लॉय की ट्रेनिंग भी करानी तो बहुत ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उसी डिपार्टमेंट में भेजा जिसका वो था रेलेवेंट बंदा, वहां पर ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग काम कर रहे हैं, तो उनके साथ सीख जाएगा, और ये लिमिटेड चीजें सीखनी है उसको, उसको मार्केटिंग की नॉलेज चाहिए नहीं, उसको किसकी ना सेल्स की नहीं चाहिए, उसको प्रोडक्शन की नहीं चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ क्या समझना है, फाइनेंस। तो एक ही फील्ड की नॉलेज को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ट्रेनिंग भी बहुत इजीली हो जाती है। बिकॉज लिखा भी कंटेंट देखो क्या है, एज ट्रेनिंग फोकसेस ओनली ऑन लिमिटेड स्किल्स और वन फंक्शन ओनली। एंड लास्ट इज ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शन। आखिरी फायदा इसमें लिखा है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में हर एक फंक्शन को हमने क्या दिया, इंपॉर्टेंस दी। प्रोडक्शन वाले को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दी, सेल्स वाले को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी, फाइनेंस वाले को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी, और मार्केटिंग वाले को और भी एचआर और जो भी होंगे परचेज डिपार्टमेंट, सबको हमने इक्वल इंपॉर्टेंस दी, सबको ड्यू अटेंशन दी। ऐसा किसी भेदभाव नहीं किया कि नहीं यहां नहीं रखेंगे ये इस डिपार्टमेंट को उड़ा देंगे, नहीं, सबको डिपार्टमेंट हेड्स दिए हैं और वो लोग उसके अंडर में काम कर रहे हैं। सो एडवांटेजेस इज वेरी इजी, किसके, फंक्शनल स्ट्रक्चर के। कितने एडवांटेजेस हैं, 6। बहुत कनेक्टेड है अगर आप दिमाग लगाओ तो। ठीक है, मैं डायग्राम पे आ जाता हूं सीधे आपके पास। डायग्राम, पहला फायदा, इस डायग्राम को देख के आपको क्या लग रहा है कि चूंकि सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में ही काम कर रहे हैं, एक दूसरे के अंदर टांग नहीं अड़ा रहे ना, ये इसमें टांग नहीं अड़ा सकता, ये इसमें टांग नहीं अड़ा सकता, ये इसमें टांग नहीं अड़ा सकता, तो जब एक ही काम आप कर रहे हो तो स्पेशलाइजेशन आएगा।
स्पेशलाइजेशन आएगा, डुप्लीकेशन नहीं होगा, सबको पता है किसको क्या करना है, तो डुप्लीकेशन होने का खतरा नहीं है। एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगी। ठीक, फिर इसके अंदर जो बंदा आ रहा है वो इसका ही है, तो ट्रेनिंग देना उसको बहुत इजी हो जाएगा। तो हो गए हमारे फायदे, और एक फायदा और बचा, कौन सा, कि कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल विद इन द डिपार्टमेंट, अंदर अंदर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत इजी हो जाता है। क्लियर, सिंपल, बहुत सिंपल है। डायग्राम देखते ही दिमाग में क्लिक करना चाहिए। भाई प्रोडक्शन वाला से प्रोडक्शन का काम करेगा तो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, उसको टांग अड़ानी नहीं है, ठीक है, तो डुप्लीकेशन होगा नहीं। जब स्पेशलाइज्ड हो गया तो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो कॉस्ट कम होगी, ठीक है, लोअरिंग ऑफ कॉस्ट होगी। उसी डिपार्टमेंट में काम करना है तो नया एम्प्लॉय भी आता है तो उसको ट्रेन करना बहुत ईजी हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट कि डिपार्टमेंट के अंदर वाले लोग जो हैं, ये जो अंदर अंदर वाले लोग हैं, फाइनेंस के अंदर फाइनेंस है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत ईजी है, इनके बीच में कंट्रोल करना बहुत ईजी है। क्लियर। अब इसके डिसएडवांटेजेस पे आ जाते हैं अपन, कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, किसके, फंक्शनल स्ट्रक्चर के। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस फंक्शनल स्ट्रक्चर का ये है कि यहां ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है ना ऑर्गेनाइजेशन का, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। भाई प्रोडक्शन वाला क्या बोल रहा है, मेरा काम सिर्फ क्या है, प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज देखना। सेल्स वाला क्या बोल रहा है, मेरा काम क्या है, सिर्फ सेल से रिलेटेड चीज देखना। मार्केटिंग वाला बंदा क्या कहता है, मेरा काम क्या है, सिर्फ मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें देखना। और एचआर वाला या फाइनेंस वाला बंदा बोलता है मेरा काम सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड चीजें देखना है। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इनमें फंक्शंस के अंदर जो ओवरऑल सोच रहा हो कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अच्छा हो। सब अपने अपने गोल्स अपने अपने पार्ट पे परफॉर्म करने की सोच रहे हैं। अब कल को मान लो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ तो क्या करेंगे ये लोग, पता है, ब्लेम गेम खेलेंगे, इल्जाम लगाएंगे। प्रोडक्शन वाला बोलेगा मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा किया, सेल्स वाले से पूछो, सेल्स वाला बोलेगा मैंने अपनी तरफ से अच्छा किया, मार्केटिंग वाले से पूछो, मार्केटिंग वाले बोलेगा मैंने अपनी तरफ से अच्छा किया, किससे पूछो, फाइनेंस वाले से, और इस तरह से खिचड़ी हो जाएगी। सो फंक्शनल स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, जो कि डिविजनल में नहीं है, डिविजनल में देखो, अगर डेयरी मिल में कुछ भी गड़बड़ होती है तो जिम्मेदारी किसकी दी है, डेयरी मिल के मैनेजर की, कि भैया तेरे को हैंडल करना है, प्रोडक्शन वाले को, सेल्स वाले को, मार्केटिंग वाले को, फाइनेंस वाले को, हम तो तेरे से पूछेंगे। जबकि यहां तो आपने प्रोडक्ट्स बांटे ही नहीं, तो अगर मान लो डेयरी मिल्क यहाँ खराब, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव डेयरी मिल्क में नुकसान होने लग गया, तो प्रोडक्शन वाला ब्लेम इस पे डालेगा, इस पे डालेगा, इस पे डालेगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला डिसएडवांटेज जो ये है कि इट प्लेसेस लेस इंपॉर्टेंस टू दी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पे, कोई फोकस यहां पे नहीं कर रहा है। कंटेंट में भी ये लिखा है, functional structure places less emphasis on overall enterprise objective than the objective pursued by the functional head। मतलब सब अपने अपने फंक्शन पे फोकस कर रहे हैं लेकिन ओवरऑल पे कोई फोकस नहीं कर रहा है। मतलब दे फेल टू गिव प्रायोरिटी टू दी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, सब अपने अपने डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 है प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। कभी कभी क्या होता है, हर डिपार्टमेंट अपना मानता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, तो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ उनका कोऑर्डिनेशन कभी कभी नहीं बैठता है। मैंने आपको एक फायदा भी बताया था कि फाइनेंस वाले के अंदर तो कोऑर्डिनेशन अच्छा बैठेगा, तो सारे फाइनेंस वाले लोग ही हैं इसके अंदर, तो विद इन द डिपार्टमेंट तो कोऑर्डिनेशन अच्छा है, लेकिन अक्रॉस द डिपार्टमेंट मार्केटिंग वाले के साथ इसका कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा नहीं बैठेगा। हो सकता है फाइनेंस वाला बोलेगा मार्केटिंग वाला गंदा तरीके से काम कर रहा है, मार्केटिंग वाला बोलेगा फाइनेंस उसको अवेलेबल ही नहीं करा रहा, तो मैं जाऊं कैसे, एडवर्टीजमेंट कैसे करूं, ठीक है। तो ये लफड़े इसमें पड़ेंगे। क्लियर। मैंने आपको अगेन बोला विद इन द डिपार्टमेंट, ऊपर जो अपन ने पढ़ा था ये वाला, विद इन द डिपार्टमेंट तो कोऑर्डिनेशन अच्छा बैठेगा, ठीक है, लेकिन किसके साथ, जब दूसरे डिपार्टमेंट के साथ बात आएगी तो हो सकता है कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ जाए। क्लियर। तो क्या लिखा है, एज ईच डिपार्टमेंट इज स्पेशलाइज्ड इन देयर ओन फंक्शन, हर डिपार्टमेंट अपने अपने फंक्शन को अच्छे से निभा रहा है, सो दे फेल्ड, ये फेल आएगा, सो दे फेल टू अंडरस्टैंड, दे फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रायोरिटी ऑफ अदर डिपार्टमेंट, वो दूसरे डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी को समझ नहीं सकते हैं और नहीं समझ पाएंगे। क्लियर। तीसरा, इनफ्लेक्सिबिलिटी। व्हाट इज इनफ्लेक्सिबिलिटी, आप सिर्फ एक डिपार्टमेंट में ही रहोगे जीवन भर, आप फाइनेंस वाले हो, मार्केटिंग में नहीं जा सकते, सेल्स में नहीं जा सकते, प्रोडक्शन में नहीं जा सकते। तो ये एक नुकसान भी है, फायदा तो था कि स्पेशलाइज्ड हो जाओगे, ये लेकिन नुकसान भी है
कि यार आपको एक ही सेट ऑफ स्किल्स में ही आपको डेवलप होना है, आप दूसरे में बिल्कुल भी नहीं जा सकते, आप दूसरे डिपार्टमेंट में टांग भी नहीं अड़ा सकते, ठीक है। तो इससे कभी कभी फायदा तो है, लेकिन थोड़ा सा नुकसान यह है कि आपका दिमाग सिर्फ एक ही चीज को करने में ही दिमाग लगता है, क्रिएटिविटी लेवल दूसरी चीजों का खत्म हो जाता है, ठीक है। आप स्टिक हो जाते हो, आपका पर्सपेक्टिव, आपका नजरिया बिल्कुल नैरो हो जाता है। ये नुकसान है हल्का सा, कि आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, कि आप इधर से उधर कभी भी शिफ्ट हो सकते हो, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहां पर नहीं मिली है। क्या लिखा है? इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एम्प्लॉइज डेवलप नैरो पर्सपेक्टिव, बोला ना, नैरो नजरिया, पर्सपेक्टिव मतलब नजरिया नैरो हो जाता है, एज दे गेट ट्रेनिंग इन वन एरिया और वन स्किल ओनली, दे कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट। चौथा नुकसान, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो मैंने आपको बोला था, ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला बोल रहा है भैया मार्केटिंग वाले को कि तुम मार्केट में जाके कस्टमर्स को ये बोल रहे हो कि बहुत अच्छा डिस्काउंट देंगे, 25% डिस्काउंट देंगे, प्रोडक्ट खरीद लो। फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले को बोल रहा है भैया तुम मार्केट में जाके अगर ऐसे ऑफर दोगे कि 25% डिस्काउंट देंगे तो कमाएंगे क्या फिर हम लोग। तो ये आपस में लड़ा गए, फाइनेंस वाले और मार्केटिंग वाले। तो ये लफड़े, ये इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ही होंगे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। So there can be conflict of interest between different department. Example, सेल्स डिपार्टमेंट वाला बोलता है डिस्काउंट दो, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला ऑब्जेक्शन करता है क्योंकि उसको रेवेन्यू कम हो जाएगा उससे उसका, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा रहने यहां पर। और पांचवा, कल को मैंने आपको समझाया, कल को अगर लॉस होता है ऑर्गेनाइजेशन को तो जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? सेल्स वाला बोलेगा मेरी नहीं, उसको पूछो, प्रोडक्शन वाले का बोला मेरी नहीं, उसको पूछो, ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट डिसएडवांटेज इज डिफिकल्ट टू फिक्स दी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इन केस अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फेल हो जाता है तो डिपार्टमेंटल हेड ब्लेम करेंगे किसको? दूसरे डिपार्टमेंट को। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि किस डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइजेशनल गोल के खिलाफ काम किया। छोटा सा एक एग्जांपल देखो, सेल्स डिपार्टमेंट वाला किसको ब्लेम करेगा? प्रोडक्शन को, कि पुअर क्वालिटी थी। प्रोडक्शन वाला किसको ब्लेम करेगा? परचेज वाले को, कि उसने क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज जो करके दिया वो खराब था, ठीक है। परचेज वाला ब्लेम करेगा मुझे पैसे ही नहीं दिए इन्होंने तो मैंने सस्ती क्वालिटी का खरीदा। तो इस तरह से ब्लेम गेम चलता रहेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा फिक्स करना अकाउंटेबिलिटी। अगेन डायग्राम से आप दिमाग लगाओ, डिसएडवांटेज क्या डिसएडवांटेजेस होंगे डायग्राम से देखो आप लोग। सबसे पहला कि सब अपने अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन का है, ओवरऑल पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, वो ये लोग ध्यान कोई भी नहीं रख रहे हैं, ठीक है। क्लियर? दूसरा दिक्कत क्या है इस डायग्राम को अगर अपन देखें और इस पॉइंट को भी देखें तो विद इन द डिपार्टमेंट तो अच्छा है, लेकिन डिपार्टमेंट वर्सेस डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, जिससे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अगर पूरा नहीं हुआ तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। प्लस एक प्रॉब्लम और है, आप एक ही डिपार्टमेंट में काम करते करते बहुत रिजिड हो जाओगे, इनफ्लेक्सिबल हो जाओगे, और आपस में भी क्या है इनमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो डायग्राम अगर आप देखते हो तो डायग्राम से वापस देखो, ओवरऑल किसी का ध्यान नहीं है, तो ओवरऑल ओवरऑल अगर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है पूरे के ऊपर तो अगर कल को कुछ भी होता है तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर पाओगे, एक दूसरे पे इल्जाम लगाओगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। फिर एक ही डिपार्टमेंट में काम करते करते इनफ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है, प्लस आपस में डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन इतना नहीं होता। क्लियर? लॉजिक समझ में आया? सो दिस वाज कौन सा स्ट्रक्चर? फंक्शनल स्ट्रक्चर, जो कि हमारा पहला स्ट्रक्चर। फाइन, क्लियर। अब मैं आपको दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ लेकर आऊं, और उससे पहले एक पॉइंट और है कि ये फंक्शनल स्ट्रक्चर कहां पे लिए सूटेबल था? वहां के लिए जहां पर काम डिवाइड किसके हिसाब से करना है? फंक्शंस के हिसाब से। जहां पर आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए, जहां पर सिमिलर सिमिलर नेचर ऑफ जॉब्स है ज्यादातर, जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोडक्शन, मार्केटिंग मार्केटिंग, और जहां पर मैंने आपको बोला ना सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट ही है, क्योंकि प्रोडक्ट जहां ज्यादा है वहां के लिए फिर क्या अच्छा हो जाएगा? डिविजनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर की सूटेबिलिटी बहुत ईजी, जहां पर आपको डिवीजन जो करना है वर्क का वो किसके आधार पे करना है? फंक्शन के आधार पे, तो अब वहां के लिए अच्छा है। जहां पर आप चाहते हो कि हर काम स्पेशलाइज तरीके से हो, वहां के लिए अच्छा है। जहां पर आप सिमिलर सिमिलर नेचर ऑफ जॉब्स को ग्रुप करना चाहते हो वहां के लिए ठीक है, और जहां प्रोडक्ट एक है या ज्यादा से ज्यादा दो है वहां फिर भी ये ठीक है। जनरली सिंगल यूज प्रोडक्ट के लिए, वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ही ये ठीक है। क्लियर?
ठीक है, तो ये लॉजिक तो समझ में आ गया। अब मैं आपको सेकेंड स्ट्रक्चर पे ला रहा हूं, विच इज व्हाट, विच इज डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ डिविजनल स्ट्रक्चर, इसकी बात करते हैं हम लोग। ओके, अभी अपन ने इस डायग्राम में डिस्कस करना है, कर लेते हैं अपन डिविजनल स्ट्रक्चर का फंडा क्या है। हमने कैसे बांटा है, सबसे पहले डिवीजन के आधार पे, बिजनेस के आधार पे, एक मैनेजर यहां डेयरी मिल्क का रख दिया, बोनविटा का, ओरियो का, और उसके अंदर फिर हमने क्या दे दिए, उसको बोल दिया कि तेरी टीम दे रहा हूं मैं, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस की, इन टीम को तू मैनेज करेगा। ठीक है, फाइन। अब इसके अंदर देख लेते हैं कंटेंट अपन। डिविजनल स्ट्रक्चर मतलब व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इन साइज, जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और जहां पर प्रोडक्ट एक से ज्यादा है, वहीं के लिए बनाना ऑब्वियसली, तभी तो प्रोडक्ट मैनेजर बनाओगे आप। ठीक है, देन द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो लॉजिक तो मैं आपको समझा ही चुका ऑलरेडी। एडवांटेजेस पे आ जाते हैं। एडवांटेज नंबर 1, यहां पर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है। भाई सारा का सारा डेयरी मिल्क से रिलेटेड काम मुझे ही देखना है, मेरे अंडर ही मुझे बोल दिया है कि भैया फाइनेंस, परचेज, सेल सब तुमको ही देखना है। तो यहां प्रोडक्ट में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन नहीं हो रहा है, या प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो पहला फायदा इज सिंस ऑल द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट ओनली, जिससे आपस में उस डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से आ जाता है। ठीक है, अब जैसे यहां पर प्रोडक्शन वाले, सेल्स वाले, मार्केटिंग वाले, फाइनेंस वाले, इनमें कोऑर्डिनेशन यहां अच्छा होगा, जबकि इसमें यहां अच्छा नहीं हो रहा था। ठीक है, यहां अच्छा क्यों होगा, क्योंकि इनको कंट्रोल करने वाला एक सिंगल बॉस है, जो इनको बोलेगा कि भैया अपना ऑब्जेक्टिव है डेयरी मिल्क की बात करना, इधर तो तुम ध्यान ही मत दो बोनविटा वाले पे, अपना ऑब्जेक्टिव डेयरी मिल्क पे ध्यान देना, और मैं तुम्हें बता रहा हूं वैसे ही तुम्हें प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग और फाइनेंस करना है। तो ये लोग सीधे इसको रिपोर्ट करेंगे और ये रिस्पॉन्सिबल होगा अल्टीमेटली डेयरी मिल्क के लॉस या प्रॉफिट के लिए। तो यहां प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो जाता है। सेकेंड, डिसीजन मेकिंग यहाँ फटाफट होती है। पता है क्यों, यहां डिसीजन लेने में माथा फोड़ी है। क्या माथा फोड़ी है, प्रोडक्शन वाला सेल्स वाले से बात करेगा, यार ऐसे करेगा, अभी अपन ने डिस्कस किया, सेल्स वाला बोलेगा मैं एक स्कीम ला रहा हूँ 25% डिस्काउंट की, फाइनेंस वाला बोलेगा नहीं 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 ऐसे मतलब रेवेन्यू में प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ दिक्कत ही नहीं ना, यहाँ तो डेयरी मिल्क की अल्टीमेट जिम्मेदारी हम सबकी ही है, तो हमको मिलके ही डिसीजन लेना है, एफिशिएंट, प्रॉपर, जल्दी से। ठीक है, सो दूसरा फायदा आपका किसके अंदर, डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर ये है क्या, कि डिसीजन मेकिंग आपकी क्या हो जाती है, फास्ट। So decisions are taken much faster in divisional structure because there is no dependence. आपको डिपेंड नहीं होना है किसके ऊपर, दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर फॉर टेकिंग द डिसीजन। तीसरा, यहाँ अकाउंटेबिलिटी भी क्लियर है, जस्ट उसका उल्टा हो गया, उसके डिसएडवांटेज का उल्टा। यहाँ डेयरी मिल्क का मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है डेयरी मिल्क की परफॉर्मेंस के लिए। So in this type of structure, the performance of individual department can easily be assessed and you can hold the department accountable for non-accomplishment of objective. तो आप उस डिपार्टमेंट वाले को, उस डेयरी मिल्क के मैनेजर को जिम्मेदार ठहरा सकते हो अगर डेयरी मिल्क परफॉर्म अच्छा नहीं करती। फ्लेक्सिबिलिटी अगेन उसका उल्टा हो गया, कि यहाँ पर फास्ट डिसीजन हो रहा है, फास्ट डिसीजन में आप फ्लेक्सिबल हो, आप चेंज कर सकते हो जब अपनी मर्जी हो तब डिसीजन। और एक और शानदार पॉइंट, यहाँ एक्सपेंशन करना भी बहुत ईजी है, मतलब कोई नया डिपार्टमेंट आपको ऐड करना है ना, जैसे यहाँ एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, डेयरी मिल्क, बॉर्नविटा, ओरियो थे। अब मान लो कैडबरी ने सोचा कि हम लोग एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज वो कैडबरी शूज बना रहे हैं, तो शूज को ऐड करने में कोई दिक्कत थोड़ी है, यहाँ शूज का एक नया डिपार्टमेंट ऐड किया और यहाँ पर उस शूज के लिए अंदर प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग वाले खड़े कर दिए, है ना। तो बहुत ईजी है, कोई नया डिपार्टमेंट अगर ऐड भी करना हो ना तो आप आराम से ऐड कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो 6, इनफैक्ट 5 एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल। डिविजनल में 3 तो उसके उल्टे ले लो ना भाई। फंक्शनल में क्या दिक्कत है, अकाउंटेबिलिटी की इशू था, यहां से सॉल्व हो गया। फंक्शनल में डिसीजन लेने में कोऑर्डिनेशन बहुत पुअर होता था, या फास्ट डिसीजन होता है, और फास्ट डिसीजन की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाएगी। ठीक है, वहां फंक्शनल स्पेशलाइजेशन था, यहाँ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो रहा है, और यहाँ पर नया कोई डिपार्टमेंट अगर आता भी है, नया कोई प्रोडक्ट लाते भी हो, तो उसको ऐड करना बहुत ईजी है, तो एक्सपेंशन और ग्रो करना भी बहुत ईजी है। ठीक है, नुकसान भी उसके फायदे के जस्ट उल्टे होंगे। देखो, पहला पहला नुकसान यह है, यहां रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए, वहां पर ऑब्वियसली चेन नैरो थी। ठीक है, यहां चेन लंबी है, आपने एक अलग पूरा मैनेजर खड़ा कर दिया, डेयर मिल्क मैनेजर पूरा अलग बना दिया, बोरियो मैनेजर अलग बना दिया, तो वहां एक एक्स्ट्रा एम्प्लॉय भी आया ना, स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉय आया। तो जब ह्यूमन रिसोर्स एक्स्ट्रा आया, वहां पर फाइनेंशियल रिसोर्स एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है, तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए।
तो क्या लिखा है, ईच डिपार्टमेंट विल रिक्वायर ऑल द रिसोर्सेज एज एवरी डिवीजन विल बी वर्किंग एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट। तो हर डिपार्टमेंट के अंदर उसके फंक्शनल यूनिट्स भी सारे चाहिए आपको। नेक्स्ट, यहां पर प्रोडक्ट पे फोकस है। अगेन सिर्फ किस पे फोकस है, प्रोडक्ट पे। ओवरऑल कि बोर्नविटा भी सही चले, ओरियो भी सही चले, उनके साथ भी मैं कोऑर्डिनेट कर लूं, वो यहां पर लेना देना नहीं है। तो यहां प्रोडक्ट फोकस है, ओवरऑल कॉमन फोकस नहीं है। सो ईच डिपार्टमेंट विल फोकस ऑन their products only and they fail to keep themselves as a part of one common organization। फिर आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। आपस में मतलब किस में डेयरी मिल्क और बोर्नविटा के मैनेजर में। डेयरी मिल्क वाला मैनेजर बोलेगा मुझे ज्यादा फाइनेंस की जरूरत है इस साल, मुझे ज्यादा पैसे अलॉट करो। बोर्नविटा वाला बोलेगा मुझे ज्यादा अलॉट करो, मेरे को बजट ज्यादा दो। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग द डिपार्टमेंट्स ऑन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। फोर्थ, कॉस्ट बढ़ेगी। कॉस्ट क्यों बढ़ी पता है, एक थोड़ा सा ध्यान से देखना। कॉस्ट इसलिए बढ़ी, मान लो मेरे पास 8 एम्प्लॉइज हैं, अज्यूम करना मैं दोनों स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। 8 एम्प्लॉइज हैं, 2 प्रोडक्शन के, 2 सेल्स के, 2 मार्केटिंग के, 2 फाइनेंस के। ठीक है, यहां पर इस स्ट्रक्चर में 2 प्रोडक्शन के यहां डाल दिए, 2 सेल्स के यहां दे दिए, 2 मार्केटिंग के यहां दे दिए, 2 फाइनेंस के यहां दे दिए। ठीक है, अब इसमें देखो मेरे पास दो है, एक 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 तो यहां दे दिया, एक 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 यहां दे दिया, तो यहां कहां से लाऊंगा मैं? तो यहां के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और 4 लोगों को और बुलाना पड़ेगा। तो इसमें जो काम 8 लोगों से हो रहा था या 4 लोगों से भी हो रहा था, यहां 12 लोग चाहिए कम से कम। ठीक है, ये कॉस्ट बढ़ाता है, इससे कॉस्ट बढ़ती है, क्योंकि यहां हर डिपार्टमेंट के अंदर वापस फंक्शंस चाहिए। तो हर डिपार्टमेंट के अंदर वापस आपको एक एक मैनेजर डबल डबल लाना पड़ेगा, ट्रिपल ट्रिपल लाना पड़ेगा। ये दिक्कत यहां पर है। तो क्या लिखा है, इट में इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी। फंक्शन इधर भी परफॉर्म होगा, प्रोडक्शन उधर भी होगा, प्रोडक्शन उधर भी होगा। ठीक है, प्रोवाइडिंग ईच डिवीजन विद अ सेपरेट सेट ऑफ सिमिलर फंक्शन विच इंक्रीजेस द एक्सपेंडिचर। उसकी वजह से खर्चा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो अगेन बहुत सिंपल है। आप डिविजनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस देख रहे हो, डायग्राम देखोगे 3 4 3 4 तो वैसे ही निकल जाएंगे। एडवांटेज क्या दिख रहा है, हर बंदा अपने अपने पार्ट पे स्पेशलाइज्ड है, तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है। अकाउंटेबिलिटी सबकी क्लियर है किसको क्या करना है। डिसीजन पड़ोसी से पूछ के लेना ही नहीं है, मेरे को अथॉरिटी है, डिसीजन मेकिंग फास्ट है। डिसीजन फास्ट है, फ्लेक्सिबल हूं मैं। ठीक है, और एक पॉइंट और कौन सा था कि एक्सपेंशन और ग्रो करना भी इजी हो जाएगा। नुकसान की हम बात करें, क्या नुकसान है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं रिसोर्सेज के लिए, बिल्कुल हो सकते हैं। फिर ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, ओवरऑल के बारे में ये भी नहीं सोच रहा है, ये एक प्रॉब्लम आती है। ठीक है, दो भारी दिक्कत है। तीसरा, खर्चा बढ़ता है, क्योंकि हर के अंदर वापस अपने को फंक्शनल डिपार्टमेंट वाले लोग चाहिए। ठीक है, और चौथा लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो है रिसोर्सेज भी यहां पर ज्यादा चाहिए। क्लियर, फाइन, कंफर्टेबल। अभी अपन इसका डिफरेंस भी पढ़ेंगे तो और जो भी भूल रहे होगे वो सब याद आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं, अभी याद कर लेते हैं। अच्छा, ये सूटेबल कहां होगा, पहला आपके दिमाग में आंसर ये आएगा जहां पर प्रोडक्ट्स, जहां पर एक से ज्यादा है वहां के लिए सूटेबल है। जहां पर स्पेशलाइजेशन फंक्शनल की बजाय कौन सी चाहिए, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। ठीक है, फिर जहां ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसका हर एक डिवीजन सेल्फ कंटेंट हो, मतलब वो आत्मनिर्भर बन जाए, तो वहां ये डिविजनल स्ट्रक्चर बना लेगी। ठीक है, और चौथा, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्ट्स लाने का सोच रही है फ्यूचर में, जैसे अभी तो उसके एक दो प्रोडक्ट ही हैं, तो सोच रही है फंक्शनल बनाऊं कि डिविजनल बनाऊं, पर उसको लग रहा है मैं आने वाले समय में और प्रोडक्ट लेकर आऊंगी, तो ठीक है वो डिविजनल बना लेगी, ताकि फ्यूचर में और प्रोडक्ट आएंगे तो वो डिवीजन में ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो ये सूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। आई होप द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब मैं आपको लास्ट जो टॉपिक इस पे बता रहा हूं वो इसका डिफरेंस है, विजन भी हो जाएगा एक तरह से, फटाफट से देख लो, इजी है। पहला, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, बेसिस दे रखा है मैंने आप लोगों को। फंक्शनल स्ट्रक्चर किसके आधार पे बनता है, फंक्शंस के आधार पे। ये किसके आधार पे बन रहा है, प्रोडक्ट के आधार पे। रिवीजन हो रहा है, खाली रिवीजन। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, यहां पर अकाउंटेबिलिटी बहुत मुश्किल है डिफाइन करना। ठीक है, यहां थोड़ा इजी है अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, क्योंकि हम उसको बोल सकते हैं कि अगर डेरिमल का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो तुम जिम्मेदार हो। कॉस्टिंग वाइज देखो तो ये सस्ता है, ये इतना इकोनॉमिकल नहीं। आपको खाली कीवर्ड लिखना है, एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट, क्या मैनेजर्स का डेवलपमेंट, मैनेजर्स की प्रमोशन पॉसिबिलिटी है आगे और बढ़ने की, इसमें बहुत कम चांस है। क्यों पता है, वही लॉजिक, आप सिर्फ उस फाइनेंस में घूमते रहोगे, आप दूसरे एरिया में जा ही नहीं सकते। जबकि यहां ज्यादा चांसेस है, क्योंकि आप प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग हेड सबको अंदर कवर करते हुए काम कर रहे हो।
फिर यहाँ स्पेशलाइजेशन किस में आती है, फंक्शन में, यहाँ किस में आती है, प्रोडक्ट में, है ना, वैसे फर्स्ट पॉइंट में आ ही गया था ये पॉइंट। फिर कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम कहाँ है, यहां थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कम होता है क्योंकि आपस में लड़ाते हैं सेल्स वाले प्रोडक्शन वाले, जबकि यहाँ थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर कोऑर्डिनेशन है, कम से कम उस पर्टिकुलर डेयरी मिल्क के अंदर जितने मैनेजर्स हैं उनका तो कोऑर्डिनेशन अच्छा है। ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम, ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम कि आप मर्जी हो जो करो, यहाँ पर लेस है, यहाँ आप मर्जी हो जो नहीं कर सकते, या आपको अपने बॉस से पूछना पड़ेगा, दूसरे डिपार्टमेंट वाले से पूछना पड़ेगा, प्रोडक्शन वाले को कुछ करना है तो सेल्स और फाइनेंस वाले से पूछना पड़ेगा। यहाँ थोड़ी ज्यादा आपको फ्रीडम है, डेयरी मिल वाला अपने डिसीजन ले सकता है कि डेयरी मिल से रिलेटेड मुझे क्या करा। ये कहाँ के लिए सूटेबल है, फंक्शनल, फंक्शनल तो देखो ज्यादातर केस में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हो, ये ज्यादातर कौन से ऑर्गेनाइजेशन में यूज होगी जहां मल्टी प्रोडक्ट है, ये वन प्रोडक्ट के लिए भी आएगा प्रेफरेबली, और ये मल्टी प्रोडक्ट के लिए भी लग सकता है, फंक्शनल तो मल्टी प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है, लेकिन डिविजनल तो वही लगेगा ना जहां प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, तभी तो हम डिविजनल मैनेजर्स खड़े करेंगे। तो ये जो डिफरेंस थे ना, ये सारे वही एडवांटेज डिसएडवांटेज को लेके ही आए थे, बहुत सिंपल, ठीक है, क्लियर, फाइन, चलो तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा खत्म होता है।